हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद अश्वनी पांडे। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं स्टार्ट करता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़, फिर कूलम्ब्स लॉ, ये सारे जो सिलेबस के पार्ट्स हैं, कई बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, मतलब किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसके आंतरिक प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं। मतलब हर एक मटेरियल में चार्ज मौजूद होता है। मतलब इस मार्कर में या किसी भी इंसुलेटर, कंडक्टर, हर एक मटेरियल में चार्ज मौजूद होता है और चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। कैसे चार्ज मौजूद होता है? चार्ज दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला, ध्यान से देखिएगा, आराम से पूरे लेक्चर को समझिएगा। टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। और इन चार्जेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। सेकेंड वन इज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेम चार्ज मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये जो दोनों होते हैं ये एक दूसरे से रिपेल होते हैं, मतलब दूर भागने की कोशिश करते हैं। अपोजिट चार्ज, इस पर एक ही केस बन सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर में। फिलहाल बस इतना समझिए कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और चार्जेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्जेस। उन तीनों कैरेक्टरिस्टिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगला टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर चार्जेस की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला, द फर्स्ट वन इज चार्ज हैव एडिटिव नेचर। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज मतलब चार्ज के पास एडिटिव नेचर होता है। एडिटिव नेचर किसे कहते हैं? एकदम आराम से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो ये कंसिडर कर लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर +3 कूलम्ब चार्ज है। अगर मैं इस पर 2 कूलम्ब चार्ज को और ट्रांसफ़र कर दूं, अब इस पर कितना चार्ज हो जाएगा? अब इस पर चार्ज हो जाएगा प्लस का 5 कूलम्ब। तो मतलब अगर हम किसी सिस्टम पर पहले से ही जितना भी चार्ज मौजूद है उस पर थोड़ा और चार्ज का ट्रांसफ़र करते हैं, अगर सेम चार्ज का ट्रांसफ़र करेंगे दोनों एडअप हो जाएंगे। अगर अपोजिट चार्ज का ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल +3 कूलम्ब चार्ज है और इस पर मैं -2 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफ़र करता हूँ। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम्ब, क्योंकि चार्ज को एक्सप्लेन कूलम्ब ने किया था अपने कूलम्ब्स लॉ में। तो अगर मैं -2 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफ़र करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा +1 कूलम्ब, मतलब एल्जेब्रिक सम। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चार्ज इज़ एडेड एल्जेब्रिकली, नॉट वेक्टर। तो चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी, बेसिकली चार्ज जो होता है उसकी क्वांटिटी यहाँ से पता चलती है कि वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आपने क्लास 11th में पढ़ी है, हैव ओनली मैग्नीट्यूड। तो चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है चार्ज की वो होती है एडिटिव नेचर, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only transfer from one body to another body ये हमने मास के लिए भी पढ़ा है, ये हमने एनर्जी के लिए भी पढ़ा है, आज हम ये चार्ज के लिए भी पढ़ रहे हैं कि चार्ज इज़ कंजर्व्ड। मतलब जब ये पृथ्वी बनी थी, जब ये यूनिवर्स बना था, तब जितने चार्ज थे आज भी, आज के डेट में भी उतने ही चार्ज मौजूद हैं। ना तो कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है, ना कोई अलग से क्रिएट हुआ है। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र होता है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताता है। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है चार्ज इज एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स ओनली एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर चार्ज को आप लेने जाओगे, जैसे इस मार्कर को अगर आप लेने जाओगे मार्केट में, तो आप क्या कहोगे, एक मार्कर चाहिए। इस वाइट बोर्ड को लेने जाओगे, एक वाइट बोर्ड, दो वाइट बोर्ड चाहिए। वैसे ही चार्ज भी इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इंटीजर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन में मौजूद करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कैसे इसे लिखेंगे? तो चार्ज इज एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, तो Q क्या हो सकता है? प्लस माइनस वन इलेक्ट्रॉन, वन इंटीजर है, प्लस वन पॉजिटिव इंटीजर, माइनस वन नेगेटिव इंटीजर, प्लस माइनस टू इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस थ्री इलेक्ट्रॉन, डॉट डॉट डॉट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस n इलेक्ट्रॉन। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, चैप्टर का पहला फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब यहाँ से एक क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है। सबसे पहले मैं इस बात को आप लोगों को बता दूँ, रिवाइज करा दूँ, पहले भी आप लोग जानते होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं। NOT करके लिख लीजिए, NOT करके लिख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं। वन इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन ये पूछ देता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वन कूलाम चार्ज। वैसे तो हमें पता है कि वन कूलाम में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इस बात को हम प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो इसके लिए हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसके सल्यूशन के लिए हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, NE होता है, साथ में प्लस माइनस लगा लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता करना है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ये हमें पता होता है, और Q की वैल्यू हमें दे दी है 1 कूलाम, तो Q के प्लेस पर हम 1 कूलाम रख देंगे। N हमें निकालना है, और इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 क्या कूलाम। तो N की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 1 कूलाम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम।
कुलाम से कुलाम कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे इसको डेसिमल हटा के 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.25, ये 10⁻+19 हो जाएगा। अगर इसे हम लिखेंगे 0.625 इंटू 10⁻19 आ जाएगा। अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 1 कुलाम में। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि 1.6 कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 19 कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इस प्लेस पर कोई भी वैल्यू आ जाएगी, आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पूछ देगा। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्जेस, हमने देख लिया। अब हम मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमें मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ना है। तो चार्ज करने के टोटल 3 मेथड होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। सबसे पहला जो मेथड होता है, फर्स्ट मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन के द्वारा हम किसी को चार्ज करें। वो कैसे पॉसिबल है? तो हम जनरली हम अपने आसपास देखते भी हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे मेथड होता है। अगर हम किसी 2 ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो जाहिर सी बात है हीट जनरेट होगा रब करने से, क्योंकि एनर्जी जो है वो सरफेस पर आ जाएगी। तो अगर हीट जनरेट हो रहा है, इसका मतलब जो चार्ज हैं, जो भी चार्ज हैं अंदर मौजूद हैं, वो सरफेस पर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चार्जेस हमेशा एनर्जी को एक्वायर करना चाहते हैं। अब वो एनर्जी एक्वायर करेंगे, सरफेस पर आएंगे। तो इस मेथड ऑफ चार्जिंग को हम क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये हम किस में देखते हैं? कॉम्ब एंड हेयर में, सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रॉड में। ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब चार्जिंग बाय रबिंग ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। चार्जिंग बाय रबिंग ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। रबिंग ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि कॉम्ब जो है वो इंसुलेटर है, तो वो कैसे चार्ज हो सकता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर पर आ सकती है। मतलब स्टैटिक चार्ज, हमारा चैप्टर भी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। पहला और दूसरा दोनों चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो स्टैटिक चार्ज जो होती है वो ट्रांसफ़र हो सकती है इंसुलेटर पर भी। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कॉम्ब एंड हेयर। कॉम्ब एंड हेयर रब करने पर दोनों चार्ज हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रॉड। ग्लास रॉड जब हम रब करते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं, क्योंकि उनके सरफेस के अंदर भी चार्जेस तो हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी या लिविंग थिंग जो है वो सेल से बने हैं, वैसे नॉन लिविंग थिंग सारे के सारे चार्जेस से बने हैं, है ना। तो क्योंकि एटम से बने हैं, ये डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी कि सबसे छोटी से छोटी कोई इकाई होती है, यूनिट होती है, तो एटम होती है। बाद में जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन, इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया, जिससे पता चला कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन हर एक इंसुलेटर या कंडक्टर सबके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि रब करने पर सरफेस पर आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड है चार्जिंग का, सेकेंड मेथड। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बाद हमें चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ना है। चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात करें तो जाहिर सी बात है, इसके नाम से ही लग रहा है कि ये कंडक्टर में ही पॉसिबल है। चार्जिंग बाय कंडक्शन। अच्छा, ये भी कांटेक्ट के द्वारा होता है और ये वाला भी कांटेक्ट के द्वारा होता है। जो तीसरा वाला होता है वो विदाउट कांटेक्ट भी हम कर सकते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चार्जिंग बाय इंडक्शन ही है। फिलहाल हमें इसे पढ़ना है। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है? जैसे अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन भी हैं इस पर, मैं उसे भी कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 8 कूलाम चार्ज है, और कोई दूसरा स्फेरिकल सेम रेडियस आइडेंटिकल, अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तब शेप पर डिपेंड करता है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। अगर दोनों आइडेंटिकल हैं, हैव सेम रेडियस, हैव सेम रेडियस, रेडियस दोनों का सेम है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। कुछ देर के बाद अगर हमने दोनों को कांटेक्ट में लाया, ए को और बी को, इस पर 8 कूलाम थे,
और इस पर 0 कूलाम, थोड़ा भी चार्ज नहीं था, ये अनचार्ज था, ये अनचार्ज था। अगर हमने दोनों को कांटेक्ट में लाया तो यहाँ से दोनों पर इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसको निकालेंगे कैसे? इस पर टोटल चार्ज कितना है 8, इस पर टोटल चार्ज कितना है 0। तो एक फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। इस पर चार्ज है 8, इस पर चार्ज है 0, अपॉन में 2 करेंगे, 8 अपॉन 2 मतलब दोनों पर 4 कूलाम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फाइनली ये तभी पॉसिबल है जब दोनों आइडेंटिकल हों। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि दोनों के सेम मटेरियल हो और दोनों का इक्वल रेडियस हो, सेम रेडियस हो, तभी ऐसा पॉसिबल है कि इक्वली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि अगर दोनों का सेम रेडियस, दोनों का सेम मटेरियल है, तभी ऐसा पॉसिबल है कि इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर दोनों में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो एक में 4 कूलाम यहाँ भी होगा, दूसरे वाले में भी 4 कूलाम चार्ज होगा। तो हमें तो मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ना था, तो ये चार्जिंग बाई कंडक्शन है। तो हमने ये पढ़ लिया कि अगर दोनों पर इक्वली, दोनों का आइडेंटिकल दोनों स्फीयर हैं और एक पर चार्ज 8 कूलाम है तो एक पर 0 है, तो दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एक सवाल और उठ जाता है कि क्या सर तब भी ये पॉसिबल है अगर मैं इसको 6 कूलाम कर दूं और इसको 4 कूलाम कर दूं, तब क्या होगा? तो इस केस में भी सेम होगा, वही सेम फार्मूला Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2, दोनों पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। इस बार ये 6 था, ये 4 था, अब दोनों को सम करेंगे तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस बार जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर होगा वो कितना होगा 5 कूलाम। इस पर भी 5 कूलाम और इस पर भी 5 कूलाम, दोनों पर 5 कूलाम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि दोनों इक्वली रेडियस हैं। ये चार्जेस की अपनी प्रॉपर्टी होती है। हमने चार्जेस की प्रॉपर्टी को स्टडी किया और उसे समझा रहा हूँ। बात क्या है, चार्ज हमसे पहले से एग्जिस्ट करता है, हम चार्ज से पहले से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हमसे पहले जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी रखती हैं, उन्हें हम स्टडी करेंगे, उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे, उन्हें हम समझेंगे, उन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। ये मेन बात, इस बात को एक्सेप्ट करने वाली आदत आपके अंदर होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है चार्जिंग बाय कंडक्शन के बाद चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन जो मेथड होता है वो कैसा मेथड होता है, ध्यान से सुनिएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब होता है यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज हो जाते हैं। कैसे होते हैं मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसे चार्ज है? पॉजिटिवली। एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, थोड़ा दूरी पर है, थोड़ा दूरी पर एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई चार्ज अभी नहीं है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट। लेकिन हमने क्या देखा, जैसे ही इसको इसके पास लेके आए, यहाँ नॉन कांटेक्ट वाली बात हो जाएगी, यहाँ दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, नॉन कांटेक्ट वाली बात हो जाएगी कि जैसे ही हम इसको इसके पास ले आते हैं तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि इस पर तो पॉजिटिव चार्ज था ही पहले से। मतलब पॉजिटिव चार्ज का ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर न्यूट्रल चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, लेकिन 5 पॉजिटिव चार्ज इसके पास एक्स्ट्रा है, वो हमें दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे ही हम इसको इसके पास लेके आएंगे तो इसके अंदर भी कुछ न्यूट्रल चार्जेस है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मिल के एटम बने हुए हैं लेकिन इक्वल अमाउंट में, इसलिए एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज दिखाई। अब जैसे ही यहाँ पे इसको हम पास लेके आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव इसके अंदर वाले जो न्यूट्रल थे वो स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट होने के बाद नेगेटिव इधर अपीयर हो जाएगा। अच्छा, उतने ही स्प्लिट होंगे जितने इधर चार्ज हैं पॉजिटिव, 5 है तो 5 ही स्प्लिट होंगे और पॉजिटिव दूर भाग जाएगा। अच्छा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? याद करो, मैंने शुरू में ही 2 प्रॉपर्टी बताया था कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे हुआ क्या, जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव दोनों मिलके न्यूट्रल बैठे हुए थे, ये चार्जेस अपीयर नहीं हो रहे थे। जैसे ही मैंने पास इसको लेके आया तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव वाले इधर भाग गए, पॉजिटिव वाले दूर भाग गए, क्योंकि दोनों सेम चार्ज रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
तो इस वाले किनारे पर नेगेटिव, उस वाले किनारे पे पॉजिटिव चलेगा। अब हम किसी तरह से अगर इस पॉजिटिव चार्जेस को बाहर निकाल दें तो ये वाला सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं? इसके लिए हम अर्थिंग का सहारा लेते हैं, क्योंकि धरती हमारी माता है और धरती के पास बहुत सारे चार्जेस को कंटेन करने की बहुत सारी कैपेसिटी है। मतलब अगर मैं इस वाले साइड को अर्थ कर दूं, अर्थ से कनेक्ट कर दूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज को ये अर्थ खींच लेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को अर्थ खींच लेगा। अब जब ये क्या, अब जब पॉजिटिव चार्ज को खींच लिया तो अब ये क्या बन जाएगा? फाइनली ये दोनों क्या बन जाएंगे? ये तो पॉजिटिव चार्ज था ही, इसका काम था इंडक्शन प्रोड्यूस करना। इंड्यूस कर दिया, इंड्यूस का मतलब पोलराइज कर देना, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव में बांट देना। अब इसमें पॉजिटिव हट गया तो ये क्या बन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो हमारा काम हो गया, चार्जिंग बाई इंडक्शन। हमें तो चार्ज करना था, ये अनचार्ज था, इसको हमें चार्ज करना था, तो हमने चार्ज कर दिया बाई अर्थिंग। यहाँ अर्थिंग का बहुत अच्छा रोल प्ले होता है, ठीक है। तो ये चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग हमने पढ़ा है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ किसे कहते हैं? कूलाम एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे चार्ज की जो SI यूनिट रखी गई वो कूलाम रखी गई। ध्यान से सुनिएगा कूलाम्स लॉ होता क्या है। बेसिकली कूलाम्स लॉ ने या कूलाम ने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को एक्सप्लेन किया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। चार्जेस को हम Q से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं +Q, इसको हम लिख देते हैं -Q, इसको हम लिख देते हैं +Q और +Q। अब ये जो रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा, ये किसने बताया? कूलाम ने बताया अपने लॉ में। क्या बताया इन्होंने? कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, दोनों में से कोई भी, और रिपल्सन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। इस बात को याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ध्यान से सुनिएगा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। जैसे मान के चलिए कि हम दो चार्जेस को ले रहे हैं, एक +Q और दूसरा -Q, और दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R है। अब हम इतना जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, कहीं ना कहीं उसी से इंस्पायर है। वहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ दोनों के बीच, दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेंगे, फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। प्लस या माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस ही होने वाला है। इसको हम लिख देते हैं Q1, इसको हम लिख देते हैं Q2, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों इक्वली लगेंगे लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन लगेंगे। यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी लगेगा, ठीक है। अब कैसे है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ देखिए कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यही मान के चलते हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों की वजह से एक दूसरे पर फोर्स लगेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम कुछ इस तरह से पा जाएंगे, फोर्स ऑन 1 2
Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आता है, इसको हम K कहते हैं, और इस K को हम कूलम्बियन कांस्टेंट भी कहते हैं। इस K की वैल्यू होती है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कई जगह पे कहा जाता है किताबों में। इस K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इस K की अलग से एक और वैल्यू होती है 1/4πε0। अभी ε0 क्या है, इस बात को हम वहाँ एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे F12 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और यहाँ पे ε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट निकालना है तो यहाँ पे सीधे कुछ नहीं करना है आपको, ε0 को इधर भेज दीजिए, फोर्स को इधर भेज दीजिए, ऐसा यूनिट अपने आप निकल जाएगा, वो आसान बात है। अब यहाँ पे ε0 होता क्या है, बेसिकली होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे देता हूँ। परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ध्यान से सुनिएगा। दो चार्जेस अगर रखे हुए हैं, अगर ये एयर में रखे हैं, कहाँ रखे हैं? एयर में, तो यहाँ पर जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगा उसको हम ε0 बोलेंगे। अगर किसी और मीडियम में रखे हैं तो उसको हम ε बोलेंगे। इससे एक बात तो समझ में आ गया कि ε0 जो है वो टोटली डिपेंडेंट है किस पर? डिपेंडेंट ऑन मीडियम, डिपेंडेंट ऑन मीडियम। मतलब अगर मीडियम कांस्टेंट तो ε0 कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर है? ध्यान से सुनिए, सारी बातें समझ में आएंगी। अब दूसरा पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ε0 डिफाइंस द रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम ऑन बोथ चार्जेस। जैसे मीडियम की कुछ डेंसिटी होती है, अब मीडियम की डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा रजिस्ट करेगा दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन को। तो यहाँ पे ε0 क्या होता है? ε0 इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होगा, याद रखिएगा ε0 की सबसे ज़्यादा वैल्यू एयर में होती है 8.85 × 10⁻⁻12। उसके बाद में और ज़्यादा कम ही होती जाती है, ज़्यादा नहीं होती है। मतलब सबसे ज़्यादा परमिशन दो चार्जेस को अट्रैक्शन की कौन देता है? ε0 देता है। ε0 या एयर गिव्स मैक्सिमम परमिशन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, सीधे ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को मैक्सिमम परमिशन कौन देता है? एयर देता है। इसीलिए ε0 की मैक्सिमम वैल्यू या एप्सिलॉन की मैक्सिमम वैल्यू ε0 को कही जाती है। मैक्सिमम हम कहाँ रहते हैं? एयर में रहते हैं। तो इसी को एज अ रेफरेंस पॉइंट हमने मान लिया है। ε0 इज परमिटिविटी ऑफ एयर, याद रखना। यहाँ पे ε0 इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, लेकिन ब्रैकेट में एयर लिख दो, क्योंकि अगर किसी और मीडियम की बात करेंगे तो उसको हम ε लिखेंगे, ε0 नहीं लिखेंगे। इस बात को याद रखना है। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम या एयर है, ये एयर की बात है। यहाँ पे एयर मीडियम है, ठीक है। अगर सर मीडियम एयर के अलावा कोई और हुआ तो एयर के अलावा अगर और कोई और मीडियम हुआ, एयर के अलावा कोई मीडियम हुआ, फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम, किसी दूसरे मीडियम के लिए हम ε0 को ε0 ना लिख के ε लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ε। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका अलग ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से निकालते हैं, जहाँ पे ε और ε0 की रेशियो से निकालते हैं। इसको हम अभी समझते हैं।
इसको हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। थैंक यू।